अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे इस वक्त जो एक हम ख्याल ग्रुप है जिस पर हम बात कर रहे हैं और जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें जो ज़राए से आप आज शाम की ख़बरें हैं उनके मुताबिक मुख्तलिफ़ वज़रा ने जहांगीर तरीन साहब से और इस हम ख्याल ग्रुप के मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ते किए हैं। साथ साथ एक ख़बर जो पंजाब से आ रही है, वहाँ पर स्पीकर पंजाब असम्बली से भी इस हम ख्याल ग्रुप ने रब्ता कर लिया कि उन्हें अलहदा नशिस्तें अलॉट की जाएँ और फिर एक तकरीर भी मुतवक्की है जब आइंदा का इजलास होगा जिसमें कहा जा रहा है कि बड़ी धुआंधार वो तकरीर होगी। लेकिन इस वक्त ये हम ख्याल ग्रुप जो सामने आया है इसने काफ़ी हलचल इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में मचाई है, जहाँ पर फैसल वाडा साहब एक कल टीवी शो में ये कहते हुए सुनाई दिए कि ये एक SHO की मार है। फिर वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे लोग हाथ जोड़कर शटअप कॉल दे रहे थे फैसल वाडा साहब को कि खुदारा इस तरह की बातें नहीं करें, मामलात को ठीक करने की तरफ जाते हैं, बेहतरी की तरफ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि ये जो हम ख्याल ग्रुप बना है इसके बाद अब शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मामलात उतने आसान नहीं रहेंगे और कोई भी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट पाकिस्तान की सियासत में इस हम ख्याल ग्रुप की वजह से आ सकता है। इसके साथ साथ जो असल वजह बनी थी वो तहकीकात थी जहांगीर तरीन साहब पर चीनी स्कैंडल के हवाले से। वो तहकीकात मुकम्मल हो रही हैं, तकरीबन मुकम्मल होने के करीब हैं और फिर वो इंक्वायरी रिपोर्ट वज़ीर आज़म साहब को पुटअप भी कर दी जाएगी। वो बार बार NRO ना देने की बात करते हैं, चाहे वो अपोजिशन को हो या चाहे अपने लोगों को हो। अब देखना यह है कि ये प्रेशर किस हद तक माउंट कर पाएगा हम ख्याल ग्रुप और आया इसके आगे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब घुटने टेकेंगे या कोई और फैसला लेना वो प्रेफर करेंगे। जो कि सोशल मीडिया की अफवाहें हैं, बातें हैं जो चल रही हैं, उनके मुताबिक तो इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, ये यकीनन वक्त बताएगा। इस हम ख्याल ग्रुप के बनने से एक और बड़ी तब्दीली ये आई है कि उस्मान बुज़दार साहब जो कि मुख्तलिफ MPAs के पंजाब में गिले शिकवे रहते थे कि ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाते थे MPAs को, अब वो उनके साथ मुलाकातें कर रहे हैं। 50 के करीब MPAs से वो मुलाकात कर चुके हैं और सुबह 10 से 11 बजे का टाइम मुख्तस किया गया कि जो भी MPA आना चाहे वो उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकात करे। इसके साथ साथ परवेज़ इलाही साहब जो मुस्लिम लीग काफ को रिप्रेजेंट करते हैं, परवेज़ इलाही साहब ने कहा है कि यकीनन वो इत्तेहादी हैं और वो धोखा नहीं देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने बेताशा गिले शिकवे भी सामने रख दिए हैं। उनका ये कहना है कि जो वादे इलेक्शन के बाद उनसे किए गए थे वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने कहा हम धोखा नहीं देंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सोचना चाहिए कि वो अपने वादों पर कब अमल पैरा होंगे। एक और अहम डेवलपमेंट इस सब में ये है, जो ख़बरें गुज़िश्ता हफ्ते आई थी वो चौधरी निसार साहब के हवाले से थी कि वो हल्फ उठाने जा रहे हैं 2.5 साल से ज़्यादा अरसे के बाद। फिर इनकी तरदीद हुई और अब दोबारा आज ये ख़बरें चल रही हैं कि वो आइंदा इजलास में उन्होंने ये फ़ैसला कर लिया है और वो हल्फ उठाएंगे। अब वो सिर्फ एक MPA के लिए हल्फ उठा रहे हैं या देयर इज़ मोर टू इट, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो बहुत सारे सवालात पैदा करती हैं। इसके साथ साथ शहजाद अकबर साहब का किरदार और उसको लेकर हम ख्याल ग्रुप के तहफ़्फ़ुज़ात। मैं चाहूँगा कलेक्टिवली जो इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा बना हुआ है जिसमें वो जो PDM थी, जो अपोजिशन थी, जो जलसे जुलूस थे, वो सब सेट असाइड। इस वक्त ये आपस में ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात दे रहे हैं। अपना ही ग्रुप आ गया है, एक साबिक वज़ीर जो हैं या वज़ीर जो हैं वो एक बयान देते हैं, फिर उन्हीं को पंजाब से कोई शट अप कॉल देता है कि खुदारा ऐसी बातें नहीं करें। ये सारे के सारे मामलात हैं इस वक्त जो पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर चल रहे हैं। लेकिन सवाल एक है कि आया ये चीज़ें कोई टर्निंग पॉइंट होंगी या थोड़ा बहुत ले दे के ये मामलात सेटल होकर मामलात ऐसे ही आगे चल जाएंगे। मैं अपने एक्सपर्ट पैनलिस्ट जो हैं उनसे इस पर यकीनन राय लेना चाहूँगा। एक ब्रेक के बाद उनका तारुफ कराते हैं, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इरशाद आरिफ साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, कॉलम निगार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। ताहिर मलिक साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, एंकर पर्सन हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नज़ीर लगारी साहब सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन हैं, कुछ ही देर में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। मैं इरशाद आरिफ साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। इरशाद आरिफ साहब, पंजाब में आप बैठे हैं लेकिन यकीनन पाकिस्तान पूरे की सियासत को बखूबी जानते हैं, एक वसी तजर्बा है आपका। ये हम ख्याल ग्रुप जो ख़ुद को फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं कह रहा लेकिन अलहदा नशिस्तें भी मांग रहा है, जो अपने लीडर ऑफ द हाउस की भी बात कर रहा है और फिर कह रहा है इमरान खान साहब भी हमारे लीडर हैं, ये खिचड़ी क्या पक रही है, इसका मकसद क्या है और क्या ये कोई बड़ी तब्दीली का पेश ख़ैमा है? ये जो पंजाब का मामला है ये आज से नहीं, काफ़ी अरसे से ख़राब है
क्योंकि बुज़दार साहब से जो तवक्कुआत इमरान खान साहब को वाबस्ता थी वो ना तो यहाँ के अवाम को थी, ना ही तहरीक इंसाफ के कारकुनों को थी, और ना ही तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप को थी जो पिछले 5 साल से 10 साल से या 20 साल से तहरीक इंसाफ का इमरान खान का साथ दे रही हैं। ये इमरान खान की चॉइस थी और अब तो साबित हो रहा है कि ये गलत इंतखाब था। लेकिन अफसोसनाक जो सूरत हाल है वो ये है कि खान साहब को अभी तक एहसास अगर हुआ भी है तो वो उसका अमली मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गलती से इंसान तबाह नहीं होता, गलती पर इसरार से तबाह होता है जी। और गलती सुधारने से इंसान तबाही से बच सकता है। लेकिन अभी तक सुधारने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। ये जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का मुंतखब होना था सेनेटर के तौर पर कौमी असम्बली से, अगर खान साहब के अंदर कोई थोड़ी सी ये एहसास होता कि ये मुझे बहुत बड़ा सेटबैक हुआ है, और अगर बाद में बाज़ कुव्वतें मुतहर्रिक ना होती और चौधरी साहबान और दूसरे लोग मुतहर्रिक ना होते तो चेयरमैन सेनेट भी अपोजिशन का बन जाना था और गिलानी साहब आज चेयरमैन सेनेट होते। तो वो सारा पंजाब की वजह से था। अब तो इसमें कोई शक ही नहीं, किसी को शुबा ही नहीं है कि पंजाब के जो 8 MNA इस वक्त जहांगीर के साथ हैं, आलमोस्ट वही लोग जो थे जो गिलानी साहब को वोट दे रहे थे। और ये बहुत बड़ी नाकामी थी तहरीक इंसाफ पंजाब की और उस्मान बुज़दार साहब की। ना उनकी पार्टी पर गिरफ्त है, ना उनकी हुकूमत पर गिरफ्त है, ना उनकी ब्यूरोक्रेसी पर गिरफ्त है। और वो हर चौथे दिन, हर छठे महीने चीफ सेक्रेटरी बदलवा देते हैं, IG बदलवा देते हैं, लेकिन ना तो अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए तैयार हैं, ना अपने रवैये तब्दील करने के लिए तैयार हैं। यही शिकायत इस ग्रुप को हैं। इमरान खान साहब से अगर कोई गिले शिकवे हैं तो वो जहांगीर साहब के हैं। जो MPAs के गिले शिकवे हैं या जो शिकायत हैं वो बुज़दार साहब से हैं। जो अमलन जो पंजाब के MPAs हमें बताते हैं, वो कहते हैं अमलन वो तौसा शरीफ के वज़ीर आला बनकर रह गए हैं, या DG खान के वज़ीर आला हैं। उनका लाहौर से, पिंडी से, चकवाल से, दूसरे इलाकों से कोई ताल्लुक नहीं है। ना वो किसी को घाट डालते हैं और ना वो किसी की सुनते हैं और ना किसी की बात पे अमल करते हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त जब ख़राब हो चुकी है तो बज़ाहिर ये नज़र आता है। शादार साहब, ये जो ये रवैया है उनका, या इतना पावरफुल होना है, ये सिर्फ बैकिंग बाय इमरान खान, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर उनको एतमाद दे रहे हैं, इसलिए जो उनका दिल कर रहा है वो कर रहे हैं, किसी की नहीं सुन रहे? इसके अलावा तो देखिए ना, इमरान खान साहब के अलावा एक सबसे जो वज़ीर आला होता है उसकी सबसे बड़ी क़ुव्वत उसकी पार्लिमानी पार्टी होती है। अगर पार्लिमानी पार्टी के 21 या 22 अरकान जो हैं वो टूट चुके हैं, वो खुल्लम खुला उनके मुकाबले में आ चुके हैं, उनके खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं और उनको अक्सरियत ऐवान में 8-10 वोटों की है, तो इसका मतलब है कि पार्लिमानी पार्टी तो उनकी बैक पे नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो लीडरशिप है तहरीक इंसाफ की, वो भी बहुत कम लोग हैं जो उनके फेवर में होंगे। वो निजी महफिलों में बताते हैं हमें कि जी हमें पंजाब में तो तबाह कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ का अगर ये हमें टर्म अच्छी तरीके से हम परफॉर्म करते हैं अच्छे तरीके से तो आइंदा हमारा इम्कान था, लेकिन यहाँ जो अपोनेंट हैं या मुखालिफिन हैं मुस्लिम लीग, वो मजबूत हुए इनके दौर में। अभी हाल ही में 3 इलेक्शन हुए हैं, वज़ीराबाद का हुआ है, सरगोदा का हुआ है, डस्का का हुआ है, तीनों में इलेक्शन हार गए। तो इसका मतलब ये है कि तहरीक इंसाफ ने 2018 में जो पंजाब में कामयाबी हासिल की थी उसको बरकरार नहीं रखा जा सका, मकबूलियत को बरकरार नहीं रखा जा सकता। राइट शादार साहब, तो यानी कि वो उन इलेक्शंस के नताइज और ओवरऑल जो अवाम के जज्बात हैं वो खुलकर सामने आ गए। मैं ज़रा ताहिर मलिक साहब को शामिल गुफ्तगू कर लूँ। मलिक साहब, आप कैसे देखते हैं ये जो हम ख्याल ग्रुप है, ये फॉरवर्ड ब्लॉक है नहीं है, और ये कितना बड़ा इस वक्त टर्निंग पॉइंट होगा? बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि अब मामलात ख़त्म, अब एक नई सिमत में चीज़ें जाएंगी। आप भी ऐसे ही देख रहे हैं या कुछ ज़्यादा नहीं होगा? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर आप इसको गहराई में देखें तो ये इमरान खान की लीडरशिप का फेलियर है। बाकी तो मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही, क्योंकि खान साहब की यही कहते थे, 2-3 चीज़ें उनका नुक्ता नज़र था कि मैंने 22 साल में एक टीम बनाई है, और क्रिकेट के हवाले से भी वो कहते थे कि जब टीम परफॉर्म ना करे तो वो कैप्टन का फ्लॉ होता है, क्योंकि लीडर आप हैं। तो लीडरशिप जो थोड़ी बहुत मुझे समझ आई, उसमें 3 चीज़ें होती हैं कि आपके पास एक विजन होता है, उस विजन के मुताबिक आप टीम बनाते हैं और आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, और टीम बनाने से मुराद आप कितने ऑर्गेनाइज्ड हैं।
वो आपको पता चल जाएगा। आज की खबर है KPK में जिन पहले वजीरों को निकाला आज उनको रख लिया, 4 आपके वजीर खजाना हैं। फेडरल से देख लें, पंजाब में आपने 6 IGs बदले हैं, कहीं पे आप कंसिस्टेंट नहीं है। इसका मतलब जो मोटी मोटी चीजें मुझे समझ आ रही है वो ये नजर आ रही है कि आपके पास ना ऑर्गेनाइज है, ना आपकी पार्टी ऑर्गेनाइज है, ना आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं, ना आपका VN है, ना आपकी टीम है। आप बेसिकली करें क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस मैनेजमेंट क्या आती है कि जो सामने हो रहा है उसको ठीक करें। मतलब उस्मान बुरदास की 100 में से 100 नंबर आते हैं क्राइसिस मैनेजमेंट पे। कल जूते पड़े हैं, हुकूमत जा रही है, 11 बंदे आपके पास ज्यादा है। आज आपने 32 आपके से चले गए, 11 की आपकी अक्सरियत है PTI की पंजाब में, 32 आपसे चले गए। आज सुबह उनको नाश्ते पे टाइम है कि नहीं यार मैं तो वजीर आला हूँ MPs की वजह से, हाँ मैं 1 घंटा उनको अब दिया करूंगा। ये उनको समझ आई है 2.25 साल के बाद। आज उनको अभी एक नाश्ता दोपहर को खाते भी बड़ा आइडिया है कि यार ये सरकारी मुलाजिम के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, बड़ी महंगाई हो रही है, 25% इसका इजाफा करते। तो जब आप आज फेडरल हुकूमत ने भी कह दिया कि वो रावी कोई फलाना प्रोजेक्ट है लाहौर में, आप वहाँ पे जॉबें मिलेंगी, तो इसका मतलब ये है कि आप पे एक प्रेशर है तो आप फौरन प्रेशर को मैनेज करें। तो इमरान खान ने ये जो मुझे क्राइसिस समझ आ रहा है, मुझे कोई पॉलिटिकल क्राइसिस नजर नहीं आ रहा, कुछ भी होना, वो जिन्होंने ठीक करना तो उन्होंने आज कर भी दिया। आज 12 घंटे में सारे मामले ठीक हो गए। सवाल ये है कि क्या इमरान के पास VN है कोई, क्या उनके पास टीम है, क्या वो उनकी पार्टी और उनकी हुकूमत ऑर्गेनाइज्ड है? वो आप 3 साल सारी कारकर्दगी देख लें और ये क्राइसिस भी देख लें, वो आपको एक ही साबित करेगा कि अगर VN है तो टीम नहीं है, अगर टीम है तो VN नहीं है, अगर दोनों है तो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इसी तरह इंशाल्लाह 2 साल अगले भी आपके गुजरेंगे। 2 साल अगले भी इसी तरह गुजरेंगे। इरशाद आरिफ साहब, ये जो परवेज़ इलाही साहब बोले हैं, इसकी टाइमलीनेस आप कैसे देखते हैं? और एक तरफ तो वो ये यकीन दिला रहे हैं कि हम साथ खड़े हैं और हम धोखा नहीं देंगे, लेकिन दूसरी तरफ वो गिला शिकवे भी कर रहे हैं कि कोई भी बात जो है वो पूरी नहीं की गई। उन्होंने जिक्र किया कि मौलाना फजल रहमान साहब को मनाने में हमने बड़ा किरदार अदा किया, हमारी अनथक मेहनत थी, तमाम तर चीज़ें वो कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ तो ये भी कह रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ खड़े हैं। अब आप जिस तरह से जानते हैं, क्या हालात क्या बताते हैं कि ये खड़े ही रहेंगे या कोई वक्त लगेगा, किसी वक्त मामलात बदल जाएंगे, यही इन्हीं गिले शिकवों को बुनियाद बनाकर? देखिए, चौधरी साहबान के एक है वज़ादारी और मुरब्बत उनकी मशहूर है, और वो हमेशा एक धड़ा, जिस धड़े के साथ खड़े हों वो वफा भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ हालात होते हैं जिस वक्त अगर यहाँ खुदा न खास्ता या ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो अक्सरियत से महरूम हो जाते हैं, वो बजट पास नहीं करा पाते। कटौती की एक तहरीक अगर गवर्नमेंट हुकूमत की नाकाम हो जाए और अपोजिशन वो कटौती की तहरीक कामयाब करा ले, तो आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर हुकूमत ख़त्म हो जाती है। उसके लिए अदम एतमाद की तहरीक लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। अगर कटौती एक तहरीक अपोजिशन कामयाब करा लेती है, मंजूर करा लेती है, उस्मान बुज़दार की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, जो पहले भी कोई मजबूत हुकूमत नहीं है, तो उस सूरत में एक खला पैदा होता है। तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है अपने तौर पर, अगर ये धड़ा अलग रहे। उसके बाद मुस्लिम लीग नून है, वो भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में नहीं है। तो फिर चौधरी साहबान का रोल जो है वो बहुत ही जो है बड़ा हो जाएगा, बड़ा रोल होगा और अहम होगा। तो उस सूरत में चौधरी साहबान ये तो नहीं देखेंगे ना कि जी कल तक हम किन के साथ खड़े हुए थे, क्योंकि जब वो जिनके साथ वो खड़े हुए थे वो टूट का शिकार हो जाएं, वो अपनी बेअमली का शिकार हो जाएं, बेतदबीरी का शिकार हो जाएं, तो चौधरी साहब इंतजार तो नहीं करेंगे। चौधरी साहब वफा करेंगे, लेकिन जहाँ जाके उनके वफा की हुदूद ख़त्म होंगी उसके बाद वो उनके लिए रास्ते खुले होंगे। लेकिन इस वक्त जो समझ नहीं आ रही तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को कि आपने 3 साल गुजार दिए, पंजाब जैसा बड़ा सूबा जो है वहाँ ना आपकी इंतजामी गिरफ्त है, ना आपकी सियासी गिरफ्त है, ना आपने कोई ऐसी लीडरशिप दी है जो आपके कारकुनों को और MPs को मुत्तहद रख सके, संभाल सके, उनके गिले शिकवे दूर कर सके। अभी वज़ीर आला साहब मिलना शुरू हुए हैं, वो उर्दू का शेर है, उस जूद पशेमा का पशेमा होना। आप 3 साल बाद आपको याद आया कि MPs को भी मिलना चाहिए और आपके दरवाजे खुले होने चाहिए। पहले तो आप
या तो आप बहुत ज़्यादा शर्मीले थे या आपके अंदर एक तकब्बुर आ गया था, आप किसी एमपी को गाज नहीं डाल रहे थे, अब आप मिलना शुरू हो गए हैं। शाद आरिफ साहब, आपने सुना होगा कि वो कहते हैं वो ट्रेंड नहीं थे, अब ट्रेंड हो रहे हैं, वक्त लगता है ट्रेंड होने में। ये देखे ना, यही खान साहब की सबसे बड़ी गलती मेरा ख्याल है सियासत में, जो उन्होंने सबसे बड़ी गलती की होगी कि एक ऐसे शख्स को सबसे बड़ा सूबा दे दिया जो ना तहरीक इंसाफ का रुकन था, ना इससे पहले वो रुकन असम्बली रहा था, ना उसको कोई सियासत का तजर्बा था, ना उसका कोई विजन था और ना उसकी कोई नज़रियाती कमिटमेंट थी तहरीक इंसाफ के साथ। उसको वो सूबा दे दिया जिस पर जनाब शहबाज शरीफ साहब 3 दफ़ा हुक्मरानी कर चुके थे। शहबाज शरीफ साहब से आप हज़ार इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे भी होंगे, लेकिन वो जितना मुस्तैद हैं, जितना वो फ़ाल रहते हैं और जिस तरह उनकी इंतज़ामी गिरफ्त मशहूर रही है, ब्यूरोक्रेसी में उनके जो रूट्स हैं, उनके मुकाबले में एक ऐसे शख्स को खड़ा कर देना। हमारी CPNE की एक मीटिंग हुई थी जब ये नए नए इक़्तिदार में आए थे, तो इन्होंने कहा, कुछ 4-6 महीने गुजर चुके थे, उन्होंने कहा अभी तक तो मैं लाहौर के रास्ते याद कर रहा हूँ। जो आदमी लाहौर में आके चीफ मिनिस्टर पंजाब का बनता है, वो 4-6 महीने रास्ते याद करने में लगा देता है, तो आगे का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है खान साहब को अब भी ये गलती सुधार लेनी चाहिए, वरना पंजाब उनके हाथ से निकल रहा है, उनकी गिरफ्त से फिसल रहा है और इसी की वजह से ये सारा बहरान है। कभी कोई वजीर तब्दील हो रहा है, कभी IG तब्दील हो रहा है, कभी चीफ सेक्रेटरी तब्दील हो रहा है और कभी एक ग्रुप अलग हो रहा है, दूसरा ग्रुप। अब 22 अरकान का, वो तो दावा 30 का कर रहे हैं, लेकिन ये 22 अरकान जो सामने आ चुके हैं, हुकूमत 3 साल में फॉरवर्ड ब्लॉक तहरीक मुस्लिम लीग नून में नहीं बना सकी। हुकूमत जिसके पास इख्तियारात हैं, जिसके पास वसाइल हैं, उस अपोजिशन की जमात को नहीं तोड़ सकी, जिसके खिलाफ नैब ने केसेस बनाए हुए हैं, जिनकी लीडरशिप बारी बारी जेल जा रही है, नैब के मुल्जिम है, पेशियां भुगत रही है। उस जमात में से 10 बंदे नहीं तोड़ सके, लेकिन एक ने जिस वक्त चाहा 22 लोगों को उचक लिया और किसी को पता ही नहीं चलने दिया। तो इससे ज्यादा नाकामी क्या हो सकती है? तो मेरा ख्याल है शाद आरिफ साहब, पॉइंट आपका आ गया। एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है, एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। ब्रेक से वापस आकर हम मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। जी वेलकम बैक। मैं ताहिर मलिक साहब आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त जो अहम मामला है जिसकी तरफ इशारा किया शाद आरिफ साहब ने भी, वो बजट पास कराना है। वो वफाक से भी बजट का पास होना एक मसला है और पंजाब में भी बजट का पास होना एक मसला। गो कि अब बयानात ही आ रहे हैं और ये यकीन दहानी कराई जा रही है कि जो लोग हम ख्याल ग्रुप में हैं, इनके खिलाफ फिल वक्त तमाम तर कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएंगी, कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो क्या ये इतने भोले होंगे कि ये बजट के लिए वोट दे देंगे और उसके बाद फिर इन पे दोबारा कार्रवाइयाँ शुरू हो जाएंगी, या ये बजट पास करने के लिए वोट देने से पहले कोई ना कोई श्योरिटी मांगेंगे और अगर इनको कोई इंश्योरेंस मिलेगी, श्योरिटी मिलेगी तो फिर ये वोट देंगे, और फिर क्या स्टैंडिंग रह जाएगी गवर्नमेंट की, चाहे पंजाब हो चाहे वफाक हो? देखें, अभी तो पे जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही है उसमें तो उन्होंने सब ने कह दिया कि अपना जहांगीर तरीन साहब के अपने अल्फाज है कि हम बजट में वोट देंगे। तो वो मेरा लगा, वो जो आपका सवाल है वो उस पर बहस की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं आपको ये कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि जहांगीर तरीन की ये स्टेटमेंट है कि हम बजट में वोट देंगे, पंजाब में भी और वहाँ पे भी। अब जो आपका मुझे ताहिर मलिक साहब ये ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डाल दें कि जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं इमरान खान साहब हमारे लीडर भी हैं, बजट में भी हम वोट देंगे, ग्रुप भी हम बना रहे हैं, बेंचेस भी अलग चाहिए, लीडर ऑफ द हाउस भी हम अपना अपना ला रहे हैं। ये पूरी ये चीज़ किस तरह समझ आ रही है? मैं तो कम से कम इसको समझने से कासिर हूँ कि ये क्या है, अगर आपने कोई प्रेशर नहीं डाला। मैं आपको समझा देता हूँ। मुइन अख्तर थे हमारे बड़े, मेरी उम्र के, आप तो नौजवान है ना, तो उनका एक छोटा सा चुटकुला मुझे याद आ गया, वहां से पाकिस्तान की सियासत को मैं तो समझता हूँ। तो उन्होंने खातून से कहा कि हम मिलके ना वो लास्ट जो सीट है ना सिनेमा की, वहां बैठ के फिल्म देखेंगे। तो उस खातून ने कहा कि अगर वो लास्ट सीट ना मिली तो फिर उन्होंने कहा फिल्म देख लेंगे। तो ये सारा जो काम है, ये बेसिकली जिसको कहते हैं ना मुझे क्यों निकाला, मुझे ये नहीं समझ आ रही कि नवाज शरीफ को क्यों निकाला, क्योंकि वो इस तरह की सियासत का वो PhD था।
अब आपने ये जो लड़ाई चल रही है ना, ये लड़ाई चल रही है अली जफर की रिपोर्ट की। ये एक बेसिकली FIR पे सारा कुछ चला है। मेरे मुल्क के 32 MPA एक FIR के लिए खड़े हो गए हैं, और कल इमरान खान ने ममन में कहा कि मैं किसी माफिया से नहीं डरता, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। कल उन्होंने कहा, आज खबरें आ गई हैं कि जी सेटलमेंट हो गई है। अब मुझे पता है हम किसका एतबार करें। कल मेरा वजीर आजम कह रहा है कि मैं इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाऊंगा, आज खबरें आ रही कि हम ये मुकूब आ गए। जो बेसिकली पॉइंट मैं रेस कर रहा हूँ, रेस में ये कर रहा हूँ कि उनकी डिमांड कोई इनकलाब नहीं है, उनकी डिमांड की हुकूमत बदलना नहीं है, उनकी डिमांड की बुड्ढास को हटाना नहीं है। उनकी डिमांड ये है कि भाई हमने भी इलेक्शन लड़े हैं, अगर आप झूठे दे रहे हैं, आप मर्सिडीजों में बैठ रहे हैं, आप भी MP हैं, हम भी MP हैं, साडा हिस्सा समझते हो। सिंपल सी लड़ाई है कि हमें कोई बू नहीं लगाता, हमारी मर्जी से AC नहीं लगता, हमें डेवलपमेंट के पैसे नहीं मिल रहे। अब ये जो दुकान सुबह खुली है 10 से 11, उसमें क्या होगा? उसमें डेवलपमेंटल फंड के नाम पे काम शुरू हो जाएगा, आपकी सड़कें बनेगी। वही नवाज शरीफ जिसको आप गालियां निकाल देते, जो 22 साल आपने पूरी दुनिया को कहा कि ये पॉलिटिकल निजाम नहीं है, MNA का काम है, MPA का काम लॉ मेकिंग है, कल आपके सारे U-टर्न नजर आएंगे आपको। अब अलग बात है कि पाकिस्तान में कोई सियासत रही नहीं, सियासी जमात नहीं रही, कोई इंटेलेक्ट है ही नहीं जो बात करेगी ये हो क्या रहा है। ये बिल्कुल सिंपली ऑन दी टेबल एक 32, 35, 40 MNA MPA एक बात कह रहे हैं कि यार आप इस सिस्टम में हमारा हिस्सा में दे दें। अगर आप हमारा हिस्सा दे देंगे तो हम भाई भाई हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था कि लास्ट टिकट ना मिली तो फिर हम फिल्म देखेंगे, अगर हमें हिस्सा नहीं दोगे फिर हम इनकलाब करेंगे। इनकलाब से मुराद है आप समझ जाएंगे, आप इस एक असेंबली जिसमें 11 लोगों की अक्सरियत हो आपके पास, वहां पे 32 कह लें कि वो आपको छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्होंने आपके गिरेबान तक आ गए हैं कि भी आप हमारा हिस्सा। राइटली सेट। ताहिर मलिक साहब पॉइंट आ गया। मैं हमें कुछ ताखीर से लेकिन नज़ीर लगारी साहब ने ज्वाइन किया, मैं उनको वेलकम कहूँ। समझ आ गई ना जो आपका मसला तो वो क्लियर हो गया आपका। जी सर, बिल्कुल मुझे समझ आ गई है बात। मैं नज़ीर लगारी साहब की जानिब बढ़ूँगा। नज़ीर लगारी साहब वेलकम, ज्वाइन करने का शुक्रिया सर। बात कर रहे हैं हम इस वक्त जो हम ख्याल ग्रुप है, आगे की सियासत है, गो के काफ़ी डिटेल से हम बात कर चुके हैं, लेकिन मैं आपकी राय लेना चाहूँगा कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट आप इसे देखते हैं, या ये कुछ ज़्यादा नहीं है आपकी नज़र में जो कुछ इस वक्त जहांगीर तरीन साहब कर रहे हैं? नहीं, ये तो बहुत बड़ा वाक़या है हमारी पार्लिमानी तारीख का कि एक पार्टी का इतना बड़ा ग्रुप जो है वो अलग होकर कौमी और सूबाई असम्बली में बैठ गया है। इस तरह के 2 वाक़यात माजी में हुए थे। एक नवाज शरीफ साहब की पार्टी इसी तरह से ब्रेक हुई थी और हमारे एक बहुत मोहतरम ग़ुलाम हैदर फ़हीम साहब चीफ मिनिस्टर थे, उनकी हुकूमत ख़त्म हो गई थी और उनकी जगह पर मंजूर भुट्टो साहब ने हुकूमत बनाई थी। फिर उसके बाद भी एक वाक़या हुआ था और फिर PMLN का ही चीफ मिनिस्टर जो है उसको हटना पड़ा था और उनके ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस। फिर भी चट्ठा ग्रुप के एक और जो है MP आकर बने थे चीफ मिनिस्टर। अब ये तीसरा बड़ा वाक़या है जो हमारी पार्लिमानी तारीख में हुआ है और इसको हम बहुत कम अहम नहीं समझ सकते और इस वाक़े से बहुत सी चीज़ें रास्ते खुल रहे हैं। असल बात यह है कि चूँकि नवाज शरीफ इससे मुतमईन नहीं हो रहे हैं, इसलिए वो नो कॉन्फिडेंस की तरफ नहीं जा रहे हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि बजट सेशन हो, या तो बजट सेशन में यह हुकूमत खुद कोलैप्स कर जाए तो दोबारा इलेक्शन की नौबत आए और इस सिलसिले में तमाम पार्टी कार्डर्स जो हैं उनको भी किया जा रहा है कि हुकूमत खुद अपने तौर पर ही गिर जाए और अपने मलबे के नीचे आ जाए, तो फिर नई सूरत हाल पैदा होगी कि दोबारा इलेक्शन कराने जाएंगे। मेरा ख्याल है कि ये सूरत हाल पंजाब की हद तक तो मौजूद है और वफाक की हद तक भी मौजूद है कि 8 MNA अगर छोड़ रहे हैं तो बाकी MNA जो हैं उनको कहने में कोई मसला नहीं होगा उनके लिए। वो तो कहीं से भी आ जाएंगे, वो MQM से भी आ सकते हैं, PMLQ से भी आ सकते हैं और ये हुकूमत जो है अगर वो बजट पास नहीं करा पाती, हुकूमतें सूबाई हुकूमतें जो हैं और वफाक की हुकूमत जो है अगर बजट पास नहीं करा सकती तो कोलैप्स कर जाएगी। बजट के बाद किसी भी मरहले पर ये कोलैप्स होने का कोई यानी ये बिल्कुल तय है कि ये कोलैप्स होने ही वाली है और इसके अंदर एक बड़ा ग्रुप पैदा हो चुका है और ये नहीं है कि
वो अपनी सीटों को जो कुर्बान करके आगे आए हैं तो वो इसलिए नहीं आए हैं कि सिर्फ इनकी अहलियत या नाअहलियत का सवाल है जहांगीर तरीन साहब की। जहांगीर तरीन साहब तो सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार पा चुके हैं, लेकिन असल बात यह है कि जी लगारी साहब का पॉइंट जी आप जी असल बात क्या है जी, आप बता रहे थे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये तो हो चुका ना कि वो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद उनका एक बहुत बड़ा ग्रुप मौजूद है। वो किसी भी वक्त हुकूमत के लिए ख़तरा बन सकता है। नवाज शरीफ अगर राज़ी होते तो हुकूमतें अब बन चुकी होती अब तक, सूबे में भी और वफाक में भी। चूँकि नवाज शरीफ चाहते हैं कि क्लैप्स कर जाए और मलबा गिर जाए और इस मलबे में से फिर इलेक्शन कराने पड़े, फिर हम जीत कर आ जाएंगे। ये पता नहीं है कि उनको क्या सूरत हाल होती है, लेकिन बहरहाल ये उनका मंजरनामा ये है नवाज शरीफ साहब का, इसलिए वो नहीं आ रहे। और अगर किसी को ये गुमान है कि जी शहबाज शरीफ राज़ी हो जाएंगे और हम उनको वो प्राइम मिनिस्टर बनकर आ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे या हमजा शरीफ साहब हैं वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। अभी पार्टी अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कर रही है, वो इक़्तिदार की तरफ नहीं पॉइंट आ गया आपका। यकीनन ये इस वक्त जैसे आपने कहा जिस तरह नून लीग चाहती है कोलैप्स कर जाए। इरशाद आरिफ साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक और बड़ी सिग्निफिकेंट बात है जो आउट ऑफ नोवेयर आई है। वो गुज़िश्ता हफ्ते बात चली, फिर कहीं तरदीद हो गई, अब ज़राए से ये बात है गो कि हतमी नहीं है, लेकिन क्या खबरें हैं आपके पास कि वाकई चौधरी निसार साहब हल्फ उठाने जा रहे हैं? और अगर उठाने जा रहे हैं तो ये किस तब्दीली का पेश खैमा हो सकता है? क्योंकि अगर 3.25 साल हल्फ नहीं उठाया तो अब सिर्फ MPA बनने के लिए तो चौधरी निसार साहब नहीं हल्फ उठा रहे होंगे। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो मेरी इत्तला यही है कि चौधरी निसार अली खान साहब अगले हफ्ते हल्फ उठा रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि ये जो कानून साजी हो रही है, हुकूमत कर रही है कि जो लोग एक मुकर्रर मुद्दत तक हल्फ नहीं उठाएंगे वो असम्बली के या सेनेट के मेंबर नहीं रहेंगे। तो इससे पहले कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो और फिर निसार अली खान साहब हल्फ उठाएं और लोग कहें कि जी उस डर की वजह से उठाया, वो चाहते हैं कि उससे पहले वो हल्फ उठा लें। और हल्फ उठाकर उसके बाद वो जाहिर बात है उस कतार में लग जाएंगे जो पंजाब में तब्दीली की सूरत में चीफ मिनिस्टर की कतार नज़र आ रही है। ये तो है मेरी जो इत्तलात हैं उसके मुताबिक। एक मजबूरी भी है निसार अली खान साहब की। निसार अली खान साहब का जो हल्का है जहाँ से 85 से वो मुंतखब होते चले आ रहे हैं, पहली दफ़ा ये हुआ है कि पिछले इलेक्शन में वो कौमी असम्बली का इलेक्शन हारे हैं और सरवर खान साहब से हारे हैं। ये उनके लिए बहुत बड़ा धचका था। तो अगर वो कौमी असम्बली का इलेक्शन हारे हैं और सूबाई इलेक्शन भी वो सीट भी वो छोड़ देते हैं या घर बैठे रहते हैं, तो अंदेशा ये है कि अगली दफ़ा वो फिर सूबाई कौमी दोनों सीटें उनकी नहीं रहेंगी। वहाँ कौन आएगा? वहाँ तहरीक उनकी असेसमेंट ये है कि वहाँ मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार आ सकता है, और जो मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार है जिसकी उनके ख्याल में कामयाबी मुमकिन है, निसार अली खान साहब उसको सख्त नापसंद करते हैं और वो समझते हैं कि अगर वो आ गया तो हमारे ख़ानदान की बड़ी तौहीन होगी। इससे ज़्यादा तौहीन और तज़लील नहीं हो सकती कि वो आदमी मेरी सीट पर मुंतखब नुमाइंदा हो, सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली में बैठा हुआ हो। उनका एक मजबूरी ये भी है कि उनके साहबजादे जो हैं वो मेरी इत्तला के मुताबिक अमेरिकन नेशनल है और वो इलेक्शन ना तो लड़ना चाहते हैं और ना वो लड़ सकते हैं। तो इस वजह से भी निसार अली खान साहब असम्बली में आना चाहते हैं। इरशाद आरिफ साहब, क्या किसी एंड से कोई श्योरिटी खान साहब को, चौधरी साहब को दी गई होगी कि आप आएँ और फिर देखते हैं आगे कुछ बेहतरी आपके लिए? ऐसा कोई चांस या कोई मूव बनती नजर आता है? मेरा नहीं ख्याल। निसार अली खान साहब को आप उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिस्ट नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा जिस तरह मुफाद परस्त परस्त आदमी है वो नहीं है। कुछ उसूल हैं उनके, वो उन पर बहरहाल अमल पैरा रहते हैं, और मुस्लिम लीग नून से उनका इख्तिलाफ भी मेरी कम अज़ कम इत्तला के हद तक वो उसूली था, कोई ऐसा नहीं था, किसी कोई उसूली का शाखसाना नहीं था। वज़ीर आला वो अगर तहरीक इंसाफ के बनना चाहते तो 18 के इलेक्शन के बाद वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाते और वो वज़ीर आला बन जाते। मेरा ख्याल है उन्होंने उसको मुनासिब नहीं समझा, तहरीक इंसाफ की तरफ वो जाना नहीं चाहते, वो मुस्लिम लीग नून में रहना चाहते हैं। इसके बावजूद कि मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी साहबजादी उनका नाम नहीं सुनना चाहते,
लेकिन अगर मुस्लिम लीग को आइंदा शहबाज शरीफ साहब ने चलाना है, शहबाज शरीफ साहब के ग्रुप ने आगे आना है, तो फिर निसार अली खान साहब के चांसेस हो सकते हैं दो सूरतों में। एक तो ये है कि मुस्लिम लीग नून उनको अपना उम्मीदवार नामजद करे, दूसरा सूरत ऐसी हो सकती है जिसका जिक्र ताहिर मलिक साहब कह रहे थे कि जब भुट्टो साहब की हुकूमत ख़त्म की थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जो हिमायत वापस लेके, तो वो मखदूम अल्ताफ़ को वज़ीर आला बनाना था, पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला बनाना था, लेकिन ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि भुट्टो इक़्तिदार से हट गए और उनके रास्ते में इतनी मुश्किलात खड़ी होगी मखदूम अल्ताफ़ के, उनको आरिफ नकई पर इक्तफा करना पड़े जो कि मुस्लिम लीग के नुमाइंदे थे कि वो कंसेंसस के राइटली सेड इरशाद आरिफ साहब, बिल्कुल आपकी बात पहुंच गई, पॉइंट आ गया सर कि निसार अली खान कंसेंसस कैंडिडेट बन जाएं तो ऐसी सूरत में वो वज़ीर आला भी बन सकते हैं। राइटली सेड, आपका पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मैं तीनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी आज के प्रोग्राम से इतना ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।